हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इस अध्याय के थ्योरी के सभी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं इस अध्याय के कुछ आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को हल करवाऊंगा। तो पीछे बोर्ड पर 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो पहले हम इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि किसी लेंस की क्षमता +2.0 डी यानी डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता क्या है, क्षमता यानी पी, ये है +2, उसके बाद दशमलव लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2D यानी 2 डायोप्टर प्लस में है। अगर क्षमता प्लस में है मतलब वो उत्तल लेंस है, और माइनस है तो अवतल लेंस। पहले ये बात समझ रहे हैं, तो उत्तल लेंस होगा ये। तो फोकस दूरी निकालना है F, ये अज्ञात है। तो फोकस दूरी का सूत्र दो तरह से यूज करते हैं, एक तो हम मीटर के रूप में, एक सेंटीमीटर के रूप में। तो सूत्र ये होता है कि P बराबर 1/F। ये अगर मीटर में है, तो सेंटीमीटर में चाहेंगे तो 100/F हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम चाहे मीटर में उत्तर लाएं चाहे सेंटीमीटर में लाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो हम मीटर में ही लाते हैं। F निकालना है, F ऊपर जाएगा तो P आ जाएगा नीचे। तो 1/P का मान है 2, 2 से 1 को भाग देंगे तो जानते हैं कैसे, 2/1, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, मतलब कि 0.5। तो F का मान आ गया कितना, 0.5 मीटर आंसर। यही सवाल को अगर हम सेंटीमीटर में लाते तो हो जाता 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर आया। तो आधा मीटर फोकस दूरी या 50 सेंटीमीटर, एक ही बात होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न था। दूसरा देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर व निकट की दृष्टि संशोधित करने के लिए क्रमशः -5.5 डायोप्टर तथा +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है या उसका है। मतलब क्या है कि दूर और निकट, पहले दूर है तो दूर के लिए -5.5 और निकट के लिए +1.5, अलग अलग क्षमता। तो हमें दोनों कंडीशन में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, दूर दृष्टि के लिए भी और निकट दृष्टि के लिए। तो सबसे पहले हम दूर दृष्टि के लिए, तो 2 का जो फर्स्ट नंबर है ये लिखते हैं, दूर दृष्टि के लिए। अब दूर दृष्टि के लिए फोकस दूरी क्या क्षमता दी गई है -5.5 डी। अब देखिए माइनस में है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो लेंस का नाम भी बगल में लिख देते हैं, माइनस है तो अवतल और प्लस है तो उत्तल। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, तो सेम सूत्र लगेगा, P = 1/F होता है, तो F = 1/P हो जाएगा। अब हम मान रखेंगे, तो मान क्या है, अगर मान रखते हैं तो F = 1/P की जगह पे -5.5, ये मान। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहला काम तो दशमलव खत्म करना है। तो हम करेंगे 10 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए 10 से करें। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो 100 से करते, 3 अंक होता तो 1000 से करते। एक बात और, ये माइनस में नीचे है, हम चाहते हैं माइनस ऊपर हो जाए, इसके लिए 10 की जगह पे -10 से गुणा कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, F बराबर आ गया -10, और नीचे क्या हुआ, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो 0.5 5.5 में 10 से गुणा हुआ तो आ गया 75। अब ये आसान है। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो कितने से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10।
एफ बराबर आ रहा है, इस माइनस के ऊपर लिखते हैं -2 और बटा में 11। अब 2/11 है तो काम करते हैं 11 से 2 को देते हैं भाग, दशमलव लगाएंगे 0, 11 एकम 11 बचा 9, 0, 11 8 88, फिर 2 आगे नहीं बढ़ाएंगे, 0.18 आ रहा है, इसी को यहीं से आंसर कर देते हैं। एफ इक्वल टू -0.18, हमने 1 में लिया था इसलिए आंसर आएगा मीटर में। वहीं अगर इसको हम 100 में लेते, 100 में लेते तो आंसर आता सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी सवाल को भी और आगे बढ़ाते हैं, ये दूर दृष्टि के लिए था, अब सेकेंड है निकट दृष्टि के लिए। तो निकट दृष्टि के लिए देखते हैं क्षमता क्या है। तो जो निकट दृष्टि के लिए क्षमता दी गई है वो है प्लस में, P इक्वल टू है कितना, प्लस 1.5 डायोप्टर। प्लस में है तो लेंस होगा उत्तल, तो उत्तल लेंस लिख दी। अब यहाँ पर फोकस दूरी अज्ञात है, सेम सूत्र लगाएंगे, P इक्वल टू 1/F तो हम डायरेक्ट सूत्र रखते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P। अब मान रखेंगे F इक्वल टू 1/P की जगह पे 1.5, प्लस में है इस बार। अब हमें दशमलव हटाना है पहले, तो 10 से गुणा करेंगे, F बराबर 10 एकम 10 और नीचे 1.5 दाम 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, F बराबर आ रहा है 2/3। तो 3 से 2 का भाग देना है, ये रफ्तार यहाँ पे किए ही थे, यहाँ पे किया और कहीं कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ कहीं कर लेते हैं कि 3 से भाग दे दे 2 को, दशमलव लगेंगे 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, फिर 0, 3 छंग दशमलव 6 आ रहा तो उसको लगभग में 6 7 लिख देते हैं, तो काटने पे F बराबर प्लस में 0.67 मीटर आंसर। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये वाला आ गया है, इसका आंसर तो यहाँ पे दिया ही था। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो रफ कार्य इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ कार्य किए थे और यहाँ किए थे रफ कार्य, ये किए थे और एक रफ कार्य ये किए। तो ये 2 प्रश्न हो गए हैं जो कि लेंस की क्षमता संबंधित है, इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोनों का समझ गए होंगे, एकदम आसान से है। अब जो तीसरा प्रश्न है वो प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक से संबंधित है, तो इनको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा इसमें उपस्थित पदार्थ का अपवर्तनांक √3 हो तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो जो जो बातें हमें दी गई हैं पहले उनको रखेंगे, फिर उसका आंसर लाएंगे। तो 3 में क्या है, प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का प्रतीक होता है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए है 60 अंश। पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि स्मॉल n होता है, इसका वैल्यू दी गई है √3। फिर निकालना क्या है, न्यूनतम विचलन कोण जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान निकालना है। अब डेल्टा m के 2 सूत्र होते, निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम एक मतलब कि एक छोटा सॉरी बोलिए, एक जो सूत्र होता है वो छोटा सा होता है, एक बड़ा, जैसे कि अपवर्तनांक के 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता ये होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, एक ये होता है। एक दूसरा सूत्र ये होता है n इक्वल टू साइन सॉरी n इक्वल टू n-1 a, ये होता है। अब इसमें से जिसकी जरूरत है उसका यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे 60 अंश है, इसका भी हम मान जानते हैं, तो इसलिए ये सूत्र बेटर है, उसका भी यूज नहीं करेंगे। इसका यूज करेंगे तो मिटा देते हैं, उसका यूज और कहीं करेंगे जहाँ पर हमें इन कोणों से काम नहीं चल पाएगा। जैसे कि त्रिकोणमिति में
कोड होते हैं जैसे साइन 30 अंश 60 अंश 45 अंश, सबके मान पता होते हैं। पर कुछ ऐसे कोड आ जाएं जिनके मान हम नहीं जानते हैं, उस कंडीशन में उस सूत्र का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सवाल लिखा नंबर 5 है, अब 5 में कोड दिया है 10 अंश, अब हम साइन 10 अंश का मान नहीं जानते हैं, तो इस कंडीशन में उस सूत्र का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या क्या दिया है, n दिया है √3, तो √3 लिख दिया इक्वल टू साइन a का मान है 60 अंश प्लस डेल्टा m निकालना है बटा में 2 बटा साइन a का मान है 60 अंश बटा 2, ये लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अब देखिए जो इसको अगर हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तीस हम 60 यानी 30 से आएगा, तो नहीं लिखने पे ये आ रहा है √3 इक्वल टू साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन 30 अंश। अब ये साइन 30 अंश है, ये इधर है, तो अगर हम इधर नीचे कुछ नहीं तो हम बटा 1 मान लेते हैं, उसके बाद तिरछा गुणा करेंगे, जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें मान निकालना है डेल्टा m का, इसलिए डेल्टा m को बाएं साइड रखना अनिवार्य है। तो इसका गुणा करवाएंगे, तिरछा गुणा, 1 का साइन से गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसा है वैसे ही साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2 उतर आएगा इधर, √3 गुणा साइन 30 अंश, ऐसे बन रहा है। अब एक काम करते हैं, इस सवाल को आगे जब बढ़ाएंगे तो उधर जो साइन 30 अंश है उसका हम रख लेते हैं मान, तो √3 गुणा, ये याद रखेंगे जो साइन 30 अंश होता है इसका मान होता है 1 बटा 2। ऐसा समझ लेते हैं कि चूंकि साइन 30 अंश बराबर 1 बटा 2, ये त्रिकोणमिति में बताएगा, 1 बटा 2 हो गया। तो √3 का 1 से गुणा करेंगे, √3 कम √3 नीचे आएगा 2, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2 बराबर √3 बटा 2। अब ये देखते हैं कि √3 बटा 2 किसका मान है, तो त्रिकोणमिति में ही साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटा 2, तो इसका भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2 बराबर √3 बटा 2 मतलब साइन 60 अंश। अब इस कंडीशन में साइन से साइन को काट दिया गया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जगह कम है, मान आपको पता ही चल गया होगा कि साइन 30 अंश का होता है 1 बटा 2, साइन 60 अंश का √3 बटा 2, इसको मिटा देते हैं। अब आगे सवाल बढ़ाते हैं। अब क्या बचा, 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2 बराबर इधर बच रहा है 60 अंश, सिर्फ इतना बचा और कुछ नहीं बचा। तो नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान के फिर तिरछा गुणा करेंगे, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, 1 से गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 60 अंश प्लस डेल्टा m, इधर क्या होगा 60 गुणा 2 ने 2 गुणे 60 अंश। अब डेल्टा m हल करना है, तो डेल्टा m बराबर 60 दूना 120 अंश, ये 60 अंश जो प्लस है पक्षांतर होकर हो जाएगा माइनस, तो डेल्टा m का जो मान निकला वो आ गया 60 अंश, यही हमारा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए पूरा, हट जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। इसमें हमें प्रिज्म कोण पता था, पदार्थ का अपवर्तनांक पता था, न्यूनतम विचलन कोण निकालना था जो कि डेल्टा m होता, तो सूत्र रखा, सूत्र को फिर हल किया गया, हल करने से उत्तर आ गया। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको मिटाएंगे और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि है प्रिज्म का प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण से दुगुना है, यदि न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस बार n का मान निकालना है, तो इनको मिटाकर पहले हम मान रखेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। तो चौथे में क्या है कि प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से दुगुना है, ये कह रहा है कि प्रिज्म कोण यानी जो डेल्टा m है, ये क्या है, जो न्यूनतम विचलन कोण, अगर प्रिज्म कोण यानी a
ए का मान विचलन कोण से दोगुना है, ए बराबर 2 डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम को 2 से गुणा कर दे। न्यूनतम विचलन कोण को जब डबल कर देंगे तो प्रिज्म कोण आएगा। अब आगे क्या कहना, न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम है, तो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा एम, क्या समकोण मतलब 90 अंश, तो समकोण से 60 अंश कम, तो 90 से 60 कम कर देंगे, कितना आ गया 30 अंश। ये बात क्लियर होगी कि न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 कम है, समकोण मीन्स 90 अंश, 90 अंश से 60 निकाला, आ गया 30 अंश। अब डेल्टा एम आ गया, हमको ए चाहिए, ए बराबर क्या बन रहा है 2 गुणे डेल्टा एम, तो 2 गुणे और डेल्टा एम का मान क्या है 30 अंश, तो ए बराबर आ गया 60 अंश। इस तरह से हमें डेल्टा एम और ए यानी न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण का मान पता चल गया है। 2 बातें क्लियर हो गई कि किस प्रकार से हमने प्रश्न को समझकर काम किया कि जो प्रिज्म कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण का दुगना है और जो न्यूनतम विचलन कोण है ये समकोण से 60 अंश कम है। अब हमें अपवर्तनांक n अज्ञात है, इसको निकालना है, तो सीधा सूत्र पे आते हैं। n इक्वल टू, तो यहाँ लिखते हैं सूत्र बड़ा होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन a बटा 2, तो साइन a प्लस डेल्टा m, a का मान 60 अंश, डेल्टा m का मान 30 अंश, तो 60 अंश प्लस 30 अंश बटा 2 बटा साइन a का मान 60 अंश बटा, ये तो आसानी से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 का 30 बार करेंगे तो 60 अंश आ जाएगा। तो हल करते जाएंगे, यहाँ पे n ही निकालना है, तो n बराबर साइन 60 30 होता है 90, तो 90 अंश बटा 2, ये भी काटेंगे तो आ गया 45, क्योंकि 45 गुना होता है 90, और नीचे तो साइन 30 अंश है। अब अगली बार जब लिखा जाएगा तो क्या होगा, साइन 45 अंश ऊपर आ गया और साइन 30 अंश नीचे आ गया। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे 60 प्लस 30 का 90 हुआ, तो 90 का आधा 45, यहाँ पे 60 का आधा 30, ये बन गया। अब हमको रखना है मान, तो ये याद रखेंगे, तभी हमने बताया कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, वैसे ही साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, वही मान रख देंगे। n बराबर साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2, अब 4 बार है तो 1/√2 है, इसका गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो n बराबर बन रहा है कितना 2/√2। हम चाहें तो इस प्रश्न को यहीं पर रोक सकते हैं, या फिर अगर इसको बढ़ाना चाहें यानी इसको हम आंसर मान सकते हैं। अगर नहीं मानना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, √2 से कर देते हैं गुणा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 2√2 और नीचे √2, जब दो सेम संख्याएं रूट के अंदर आती है तो आ जाती है रूट से बाहर, बन जाएगी 2, 2 से कट, बचा कितना n बराबर √2, और √2 का मान होता है 1.414, तो चाहे n बराबर √2 लिख दें चाहे n इक्वल टू 1.414 लिख दें, आंसर होगा। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, और चाहे तो यहाँ पे लोग देते तो वो भी आंसर था। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा तरीके से घुमा के बताया गया था कि प्रिज्म कोण का मान क्या है, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या है, हमें पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया, जो कि निकला √2, और √2 का फिक्स मान होता है 1.414। ये मान याद करने पड़ेंगे, या तो फिर इनको भाग विधि से हल कर सकते हैं, तो उस तरह से आ जाएगा मान। तो अब हम 5वें सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो कि दिया है, यदि पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 10 अंश है, अब साइन 10 अंश का मान हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे हम उस वाले सूत्र को लगाएंगे जो उससे पहले हम बताए। तो पहले लिखेंगे क्या प्रिज्म कोण है, a बराबर 10 अंश,
अपवर्तनांक n बराबर 1.7 है। न्यूनतम विचलन को डेल्टा m निकालना है। अगर हम बड़े वाला सूत्र को लगाएंगे तो आंसर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें दशांश का मान नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे, n डेल्टा m इक्वल टू n-1 a, ये सूत्र। अब इस सूत्र का यूज करना है, तो डेल्टा m ही निकालना है। तो n का मान कितना है, 1.7 और -1 और गुणा a का मान दशांश। 1.7 से 1 निकालेंगे तो 1.7 है, इससे 1 निकालना है, 0.0 लापरी दस करेंगे तो -7 आया, यहाँ पे 0 आ गया, तो बना कितना 0.7 इंटू 10 और 0.7, दशमलव के बाद एक अंक है, 10 से गुणा भी कर हो रहा है, सीधे आ जाएगा 7। तो डेल्टा m बराबर आ गया 7 अंश। तो इस शार्ट फार्मूले से क्वेश्चन को लगाया गया। इसमें क्या है, प्रिज्म कोण का मान दिया गया था, अपवर्तनांक दिया गया था और न्यूनतम विचलन कोण निकालना था। इस सूत्र पे हमने रखा, n का मान 1.7 था, उससे 1 निकालने पर 0.7 आया, a का मान 10 है, मल्टीप्लाई करने पर 7 डिग्री आंसर आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने इस अध्याय के 5 अंकित प्रश्न हल करवाए हैं। अभी तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से संबंधित सवाल बचे हैं, जो कि इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए उन सवालों को हम अगले वीडियो में लगवाएंगे। तो इनमें जो भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।